नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दिखाएंगे हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल का विमोचन। इस अवसर पर वहां एकत्रित लोगों को करेंगे संबोधित। संसद का मॉनसून सत्र जारी, दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 2 विधेयकों पर होगी चर्चा। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। छात्रों ने पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ शिबू सोरेन के कटआउट के साथ निकाला मौन जुलूस। और पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच लाल सागर में बड़ा तनाव। ईरान समर्थित हूथियों ने सऊदी अरब के जहाज पर किया हमला, 4 की मौत की आधिकारिक पुष्टि। और अब समाचार विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह दिल्ली स्थित भारत मंडपम से सांसदों के साथ हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रैली राष्ट्रीय गौरव, एकता और नागरिकों की भागीदारी का संदेश लेकर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव की भावना को आगे बढ़ाते हुए ये रैली राष्ट्रीय गौरव, एकता और देशभक्ति का संदेश देगी। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने माय भारत वॉलंटियर्स के साथ हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। इस रैली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के नागरिकों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग ट्रैफिक का समाधान भी है। साइकिलिंग तेल की बचत भी करता है, ऊर्जामन भी बचाता है। इसलिए चलो हम सब लोग साइकिलिंग करके तिरंगा की आन बान और शान के लिए देश के युवा सशक्त रहे, देश के युवा सक्षम रहे, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए रेगुलर साइकिलिंग करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। किताब का शीर्षक ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां एकत्र लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से कोविंद की आत्मकथा का विमोचन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे जाने माने व्यक्तियों में से एक के जीवन और योगदान को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।
पुस्तक में उनके शुरुआती जीवन से लेकर सार्वजनिक सेवा के लंबे सफर और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निभाई गई जिम्मेदारियों तक के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों के बारे में बताती है जिन्होंने उनकी जीवन यात्रा और लोक सेवा को आकार दिया। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन कल शाम को एक अलग ही रूप में नजर आया। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने मंगलवार शाम मौन जुलूस निकाला। आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक मौन जुलूस निकाला। करीब 2 किलोमीटर के इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। कई छात्रों ने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, जबकि कुछ ने मुंह पर उंगली रखकर मौन विरोध का संदेश दिया। जुलूस के दौरान छात्रों ने शिबू सोरेन के कटआउट और नारों लिखी तख्तियां भी ले रखी थी। कई छात्रों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारी छात्र विवादित परीक्षाओं को रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद उन्हें सदर अस्पताल रांची भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल से जारी खुले पत्र में देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शरीर अस्पताल में है, लेकिन न्याय के लिए संघर्ष का संकल्प अडिग है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंडी छात्रों के संपूर्ण न्याय तक मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी और साथ ही उन्होंने छात्र युवाओं से संयम, एकजुटता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष बनाए रहने की अपील की है। संसद का मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह चल रहा है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी का दायरा व्यापक होगा और साथ ही तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। ये दोनों ही विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुके हैं। और इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट आज सदन के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। और आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा मामले में कब क्या हुआ, ये देखते हैं। 14 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर उनके आग लग गई। दमकल कर्मियों को स्टोर रूम में भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले जब वो वहां पहुंचे और विवाद बढ़ने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया उन्हें। और उसके बाद 12 अगस्त 2025 को 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने ये समिति का गठन किया। पूरा मामला जब ये बढ़ा और साथ ही साथ 9 अप्रैल 2026 को जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि राष्ट्रपति ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और आज सदन में ये तमाम जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जहां लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के
फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर 13 अगस्त को दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू रहेंगी और इस दौरान कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी और वाणिज्य वाहनों तथा बसों का मार्ग बदला जाएगा। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल 13 अगस्त को की जाएगी। यातायात पुलिस की ओर से जारी परामर्श के अनुसार 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी और इन मार्गों पर केवल वैध रिहर्सल लेबल लगे वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। प्रभावित सड़कों में दिल्ली गेट से चट्टा रेल चौक तक, नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल चौक तक और लोथियन रोड और एचसी सैन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक, एसपी मुखर्जी मार्ग से और फाउंटेन चौक से लाल किले तक, चांदनी चौक रोड, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक, निषाद राजमार्ग और एस्प्लेनेड रोड और उससे जुड़ी नेताजी सुभाष मार्ग की लिंक रोड तथा राजघाट से आईएसबीटी के बीच रिंग रोड शामिल है। और यातायात पुलिस ने रिहर्सल के लिए बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को इंडिया गेट, सी हेक्सागन और कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, BSZ मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और JL नेहरू मार्ग से बचने की सलाह दी है। और शांतिवन की ओर जाने वाले पुराने लोहा पुल और गीता कॉलोनी पुल भी बंद रहेंगे। यातायात पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। 15 अगस्त सिर्फ आजादी का पर्व नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। इतिहास में कई ऐसे वीर रहे जिनका योगदान समय के साथ ओझल हो गया, लेकिन उनका साहस और त्याग आज भी देश को प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए आजादी के इन्हीं गुमनाम नायकों की कहानी। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद आजादी की सुबह देखी। लेकिन इस आजादी के पीछे छिपी है अनगिनत वीरों के संघर्ष और कुर्बानियों की लंबी कहानी। कुछ नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गए तो कुछ ऐसे भी योद्धा रहे जिनका योगदान वक्त के साथ गुमनाम हो गया। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही गुमनाम नायकों को जिनके साहस, समर्पण और बलिदान ने स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी। कुछ योद्धाओं ने भारत की आजादी की लड़ाई देश की सीमाओं से बाहर जाकर लड़ी। मैडम भीकाजी कामा उन्हीं में से एक हैं, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। विदेश में रहते हुए उन्होंने भारत की आजादी के लिए लंदन से लेकर अमेरिका तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। मैडम भीकाजी कामा 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय बनी। मातंगनी हाजरा उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गईं। 1942 में 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने करीब 6000 प्रदर्शनकारियों के एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया, जिसमें अधिकांश महिलाएं शामिल थीं। पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराते हुए पुलिस की गोली से शहीद हुईं। आजादी का संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का भी संघर्ष था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रघुवर दयाल श्रीवास्तव ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी थे। 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें जेल भेजा गया। जेल में यातनाएं मिली, दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और क्रांतिकारियों को अपने घर में शरण तक दी। देश की आजादी के लिए संघर्ष ने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया। सिर्फ 38 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इन गुमनाम नायकों का साहस, संघर्ष और बलिदान ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असली विरासत है, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का चित्रण पिछले 150 वर्षों में अलग अलग रूपों में निरंतर विकसित हुआ है। एक साहित्यिक आह्वान से शुरू होकर वंदे मातरम अभिव्यक्ति से हर माध्यम का हिस्सा बना, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्तिकला हो या रंगमंच हो। हर मंच और हर रूप में वंदे मातरम की प्रस्तुति ने न सिर्फ भारतीयता की चेतना को जागृत किया, बल्कि कलाकारों को नई कल्पना दी और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम भी किया। वंदे मातरम। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह गीत आने वाले समय में कला के सभी रूपों में सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगा। पहले बंग दर्शन और उसके बाद आनंद मठ के पन्नों से निकलकर वंदे मातरम ने कला के हर क्षेत्र और रूप को प्रेरित किया है। चित्रकारों ने जहां अपनी कोची से वंदे मातरम की भावना को चित्रों में उकेरा, तो वहीं मूर्तिकारों ने मूर्तिकला के जरिए वंदे मातरम की भावना को अभिव्यक्त किया। इसी तरह रंगमंच के कलाकारों ने नाट्य कला में वंदे मातरम के स्वर को सशक्त रूप से बुलंद किया। वंदे मातरम की भावना से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 और 6 में भारत माता की पहली प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई, जिसमें मातृभूमि को ज्ञान, अन्न, वस्त्र और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली दिव्य जननी के रूप में दर्शाया गया। यह चित्र स्वदेशी आंदोलन का सशक्त प्रतीक बना और बंग भंग विरोधी जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रवाद की भावना को नई ऊंचाई दी। राजा रवि वर्मा से लेकर जीवाजी भीकाजी दीक्षित तक अनेक चित्रकारों ने भारत माता की अलग अलग भावनात्मक और वैचारिक छवियां प्रस्तुत की। इस तरह अमृता शेरगिल, मोहनलाल शर्मा और जीबी दीक्षित ने चित्रों के जरिए भारत माता को राष्ट्रीय आत्मा के जीवंत प्रतीक के रूप में चित्रित किया। वंदे मातरम और भारत माता के विचारों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि जल्द ही उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कैलेंडर आर्ट का हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता आंदोलनों के दिनों में बाहर से आने वाली माचिस के डिब्बों पर वंदे मातरम और भारत माता का चित्र छपा होता था। मद्रास की मिलें भारतीय राष्ट्रवाद के इन दो मुख्य विचारों को बढ़ावा देने में सबसे आगे थीं। चित्रकला के अलावा मूर्तिकला में भी वंदे मातरम के विचारों और भावों को मूर्तिकारों ने सशक्त तरीके से अभिव्यक्त किया। वंदे मातरम की मूल भावना को दर्शाती और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित मां भारती की इन मूर्तिकलाओं ने आम जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाला। रंगमंच पर भी वंदे मातरम की भावनात्मक शक्ति सबसे सशक्त और प्रत्यक्ष रूप से सामने आई। किरण चंद बनर्जी का 1873 में मंचित नाटक भारत माता में भारत को मां के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को आग बनाने का काम किया। आज 150 साल बाद भी राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर वंदे मातरम की प्रस्तुति में इतिहास और इस गीत का संगम दिखाई देता है और इसका शानदार नमूना देखने को मिला 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर, जब तेजेंद्र कुमार मित्रा द्वारा 1923 में बनाई गई पेंटिंग्स की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। 21वीं सदी में वंदे मातरम की गौरवशाली यात्रा डिजिटल स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। रंग बदलते रहे, रूप बदलते रहे, मंच बदलते रहे, लेकिन एक स्वर स्थिर रहा, वह है वंदे मातरम। और बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे
खेलता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9,54,776 करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में दर्ज करीब 7,97,328 करोड़ रुपए के मुकाबले 19.75% अधिक है। रिफंड को समायोजित करने के बाद नेट प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,11,325 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल इसी अवधि में नेट कलेक्शन करीब 6,59,114 करोड़ रुपए था और इसी तरह से नेट प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23.09% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में करीब 1,43,451 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3.79% अधिक हैं। नेट कलेक्शन में नॉन कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी सबसे बढ़ रही है और जिससे 5,07,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। तो वहीं कॉर्पोरेट टैक्स के करीब 2,70,489 करोड़ रुपए और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT से करीब 33,824 करोड़ रुपए मिले। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में प्रत्यक्ष कर संग्रह की रफ्तार सरकार के राजस्व प्रदर्शन के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। देश में स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर ईंधन की दिशा में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि E20 को लेकर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI ने अपनी रिसर्च और टेस्टिंग के आधार पर अहम जानकारी साझा की है। ARAI के मुताबिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन दुनिया के कई देशों में पहले से इस्तेमाल हो रहा है। ब्राजील, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल दशकों से अपनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाना है। भारत में E20 फ्यूल को लेकर ARAI ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी मूल्यांकन किया है। ऑटोमोटिव टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाली ARAI ने E20 की जांच अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण मानकों के अनुरूप की है और इस परीक्षण में वाहनों के प्रदर्शन, इंजन की टिकाऊ क्षमता, उत्सर्जन स्तर और ईंधन के साथ इस्तेमाल होने वाले अलग अलग मटेरियल की अनुकूलता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया गया है। ARAI का कहना है कि E20 की टेस्टिंग भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों और पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखकर की गई है ताकि देश में एथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल तकनीकी रूप से भरोसेमंद और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सके। विशाखापट्टनम पोर्ट में अब कार्गो आवाजाही को रफ्तार देने और ट्रैफिक की बड़ी बाधा दूर करने की तैयारी है। पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने पोर्ट अथॉरिटी में करीब 335 करोड़ रुपए के इंटरनल फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। करीब 3.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर कॉन्वेंट जंक्शन को डॉक एरिया से जोड़ेगा और इससे पोर्ट के भीतर सड़क और रेल यातायात अलग होगा और कार्गो की आवाजाही ज्यादा सुगम हो सकेगी। दरअसल 9 रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन आवागमन के कारण दिन में करीब 18 बार गेट बंद होते थे और जिससे वाहनों को इंतजार करना पड़ता था और कार्गो की निकासी प्रभावित होती है। अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच समुद्री मार्गों पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को ईरान समर्थित हुतियों ने सऊदी अरब के एक कार्गो शिप पर हमला किया। यमन सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला तब हुआ है कि जब जहाज लाल सागर में सैन्य उपकरण ले जा रहा था। यह हमला बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में किया गया। इस बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता है तो हॉर्मुज बंद ही रहेगा।
अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीद कमजोर पड़ने से वैश्विक बाजारों पर असर दिख रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और ग्लोबल शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.4% से बढ़कर 88.91 प्रति बैरल पर बंद हुआ और यूएस क्रूड 1.3% से बढ़कर 83.20 पर पहुंच गया। राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत आज भी एक विकराल समस्या है, लेकिन जयपुर ग्रामीण की एक महिला ने इसकी चुनौती को बदलाव की मुहिम में बदल दिया है। गिरते भूजल स्तर और फ्लोराइड के जहर के बीच जल योद्धा गायत्री देवी ने बारिश की एक बूंद को सहेजने की ऐसी शानदार मिसाल पेश की है जिसने सैकड़ों महिला किसानों की जिंदगी बदल दी है। आपको छोड़े जाते हैं उनकी इस प्रेरणादायक कहानी के साथ। आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दें अनुमति। नमस्कार। जयपुर ग्रामीण का सांभर लेक और जोबनेर क्षेत्र, जहां गिरता भूजल स्तर और फ्लोराइड युक्त पानी लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। पानी की किल्लत ने खेती और रोजमर्रा की जिंदगी को मुहाल कर रखा था। पानी के लिए महिलाओं को मीलों दूर जाना पड़ता था, लेकिन एक महिला की दृढ़ इच्छा शक्ति ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। हम बात कर रहे हैं जल योद्धा गायत्री देवी की, जिन्होंने पानी की इस गंभीर समस्या से जूझते हुए खुद ही समाधान निकालने का बीड़ा उठाया। गायत्री देवी ने वर्षा जल संरक्षण के लिए अपने खेत में तालाब बनवाया, जिससे पानी की कमी दूर हुई। गायत्री की ये पहल सिर्फ उनके अपने खेत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ग्राम चेतना केंद्र के साथ मिलकर क्षेत्र की 700 से अधिक महिला किसानों को एकजुट किया। उनके खेतों में फार्म पॉन्ड यानी मिनी तालाब का निर्माण करवाया। इन तालाबों ने कृषि कार्य के लिए पानी की जरूरतों को पूरा किया। ये अपने घर में एक फार्म पॉन्ड बनाया और उसके बाद मैंने खुद ने 2 फसल की तो लोगों को दिखाया और उनको एक मोटिवेट किया। मतलब तो उस तरीके से अभी जो फार्म पॉन्ड का काम कर रहे हैं 700 फार्म पॉन्ड हम बना चुके हैं और इसमें रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का काफी सहयोग रहा है। इसके अलावा गायत्री देवी ने घरों में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से निजात पाने के लिए घरेलू पानी के टैंक भी बनवाए, जिसमें बारिश के पानी का संरक्षण किया गया। इन टैंक के माध्यम से आज ग्रामीणों को पीने के लिए शुद्ध और मीठा पेयजल मिल रहा है। इससे महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। अब उनको पानी के लिए मीलों का सफर नहीं करना पड़ता। पहली पानी की खूब कम सी व्यवस्था और अभी तो गायत्री मैडम हमारे को खूब व्यवस्था कर दी है। छोटा फार्म फोड़ और हम भी से खेती भी कर रहे हैं। अगर रखे हमारे घर में अनार है और नींबू भी है, 5-7 गोड़ खेजड़िया का भी है और जो गेहूं चाड़ा की खेती भी करते हैं। हम इसके साथ मिलकर बहुत काम भी सही किए हैं, सब लगा रखे हैं और हम अब घर खर्चा चला रहे हैं। पहले मैं मेरी बच्चियों को पढ़ाती थी, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी, अब मैं मेरी बच्चियों को टाइम भी दे रही हूँ। सांभर और जोबनेर के खेतों में बने ये छोटे छोटे तालाब आज इस इलाके की प्यास बुझाने के साथ साथ किसानों की आर्थिक तंगी को भी दूर कर रहे हैं। जिन खेतों में कभी फसल उगाना एक सपना हुआ करता था, आज वहां हरियाली लहलहा रही है। भूजल स्तर को सुधारने और बारिश की एक एक बूंद को सहेजने का ये तरीका अब एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। गायत्री देवी के इन प्रयासों के लिए उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गायत्री देवी की पहल ने साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधन नहीं बल्कि मजबूत इरादे जरूरी हैं। बारिश की हर बूंद को सहेजकर उन्होंने न सिर्फ खेतों को जीवन दिया बल्कि सैकड़ों महिलाओं और परिवारों के लिए पानी की राह आसान कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।